नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका पांच का पंच में। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। आज इस वक्त की पांच की पांच अहम बड़ी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचाते हैं। पहले खबर ईरान से है, जहां के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है और अमेरिका और ईरान पर हमला करने की बात भी कही जा रही है। बताया जा रहा है कि अमेरिका हमला कर सकता है। वहीं दूसरी खबर दिल्ली से है। कोलकाता में 8 जनवरी को आईपैक के रेड मामले में ईडी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया है। तीसरी खबर छतरपुर से है, जहां पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि अगर भारत में आरएसएस नहीं होता तो आज हिंदू नहीं बचा होता। चौथी खबर छत्तीसगढ़ से जुड़ी है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। प्रदेश के बड़े नेताओं को भी दिल्ली दौरा शुरू हो गया है। पांचवी खबर भोपाल से है, जहां गौमांस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। स्लॉटर हाउस से जुड़ी नोटशेड सामने आने के बाद विवाद बढ़ गया है। तो पांच के पंच की पांच अहम खबरें विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। बीजापुर से बड़ी खबर है, 52 इनामी नक्सलियों ने सरेंडर किया है। आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा से जुड़े हैं नक्सली। एसपी और सीआरपीएफ अफसरों के सामने डाले हथियार। 31 मार्च 2026 से पहले अंत की ओर लाल आतंक। तो इसी साल 31 मार्च तक जो है लाल आतंक पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा और उसी कड़ी में ये बड़ी कामयाबी है। 52 इनामी नक्सलियों ने सरेंडर किया है। एसपी और सीआरपीएफ के अफसरों के सामने उन्होंने हथियार डाले हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजापुर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आतंकियों ने माफ करें, नक्सलियों ने सरेंडर किया है। एसपी और सीआरपीएफ के अफसरों के सामने हथियार डाले हैं। 31 मार्च 2026 तक लाल आतंक को खत्म करने की तैयारी है और उसी सिलसिले में यह बड़ी कामयाबी मिली है। एसपी और सीआरपीएफ अफसरों के सामने इन लाल आतंक फैलाने वाले नक्सलियों ने सरेंडर किया है। 52 इनामी नक्सलियों ने सरेंडर किया है। बीजापुर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये अहम और बड़ी खबर बीजापुर से, जहां एक बार फिर से बड़ी कामयाबी मिली है। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जिसमें नक्सली जो है वो सरेंडर कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं बीजापुर से, जहां पर 52 नक्सलियों ने हथियार जो है वो छोड़ दिए हैं। बीजापुर पुलिस और सीआरपीएफ और बाकी जितने भी सुरक्षा बल हैं उनके सामूहिक प्रयासों से 52 जो माओवादी हैं वो मुख्य धारा में जुड़ने के लिए आज पुनर्वासित हो रहे हैं। इसमें अच्छी बात यह है कि जितने भी जो बड़े कैडर के हैं, जो आर्म्ड कैडर हैं, वो अब हथियार छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। इसके साथ में ही जो नेशनल पार्क एरिया, जो एक सिक्योरिटी वैक्यूम एरिया माना जाता था, उसमें 7 जो आरपीसी हैं, जो जनताना सरकार के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी सरेंडर किया है। साथ में सरकार की जो योजनाएं चल रही है, नियत नार योजना और जो हमारे एंटी नक्सल ऑपरेशन जो चल रहे हैं, उसके फलस्वरूप जो सभी जो बल हैं यहाँ जो काम कर रही हैं, जिसमें जिला बल, डीआरजी, सीआरपीएफ, एसटीएफ और अलग अलग एजेंसीज हैं जो लगातार यहाँ इस एरिया में काम कर रही हैं, उनके पूरे योगदान से आज ये सफलता हम लोग को मिली है। बीजापुर हम की बात करें तो मोस्टली जो ऐसे एरिया जैसे जो या तो इंटर स्टेट बॉर्डर्स में है या फिर जो नेशनल पार्क का एक बड़ा एरिया है, जहाँ सशस्त्र नक्सली अभी रहते हैं। और पिछले अगर 2 सालों की में तुलना करें तो लगभग 10% लगभग जो बचे हैं, जिनको हमें अभी खत्म करना है जो पहले की तुलना में। तो अभी भी कुछ आर्म्ड नक्सली हैं और ये छोटे छोटे फॉर्मेशन में घूम रहे हैं, जिनको हमारे लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन में आगे उम्मीद है कि हम इनको सफाया कर पाएंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे सहयोगी गणेश मिश्रा हैं। गणेश, 52 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, ये बड़ी कामयाबी है। क्या आने वाले वक्त में और भी नक्सली सरेंडर करेंगे? क्या है अभी के हालात? क्या पुलिस अधिकारियों की तरफ से कुछ जानकारी मिली? जी देखिए, निश्चित तौर पर आज एक बीजापुर पुलिस का बड़ा दिन रहा है, क्योंकि आज
जो जिस तरीके से जो नक्सलियों का जो विंग है, जिनमें से देखिए कि BKSZC है, आंध्र उड़ीसा बॉर्डर डिवीजन है और भामरागढ़ एरिया कमेटी, इन तीनों कमेटी के जो नक्सली हैं वो 52 नक्सलियों ने आज आत्मसमर्पण किया है, जिन पर 1,41,00,000 रुपए का इनाम था। तो दूसरी ओर देखिए जिस तरीके से लगातार समर्पण हो रहे हैं, और दूसरी तरफ सरकार ने भी ये कह दिया है कि 31 जनवरी के बाद पुनर्वास नीति जो है उसका लाभ किसी भी नक्सली को, समर्पण करने वाले नक्सली नहीं मिल पाएगा, यानी कि पुनर्वास नीति को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद अभी लगभग 2 महीने बचे हैं नक्सलवाद के खात्मे के डेडलाइन को। तो कहने का देखिए बड़ा असर ये भी है कि पुनर्वास नीति का समापन होने जा रहा है। दूसरी तरफ जो नक्सली बचे हैं उनके पास कहीं भी रहने के लिए या फिर मूवमेंट के लिए कोई जगह नहीं बची। तो ऐसे में जिस तरीके से नक्सली समर्पण कर रहे हैं, अब जो बचे हुए हैं, एसपी ने कहा है कि बीजापुर जिले में लगभग 50 से 60 जो है सशस्त्र नक्सली अलग अलग इलाकों में सक्रिय हैं, वो भी बहुत जल्दी समर्पण कर सकते हैं। एसपी ने भी अपील की है कि वो जो बचे नक्सली वो भी पुनर्वास का दामन थाम लें और सरकार के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलो समर्पण कर दें। अब देखिए ये अपील कब कितना कारगर साबित होता है, परंतु आज जिस तरीके से 52 नक्सली समर्पण किया है, ये कहीं ना कहीं बचे हुए नक्सलियों के लिए बड़ा जो है संदेश है जी। बिल्कुल, ये बड़ा संदेश है उन नक्सलियों के लिए जो बचे हुए हैं, वो भी जल्द ही सरेंडर करेंगे, ऐसे उम्मीद है। बहुत शुक्रिया गणेश मिश्रा तमाम जानकारी के लिए। आप नजरें बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करते रहेंगे। तो ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जिसमें 52 नक्सलियों ने सरेंडर किया है, इनमें इनामी नक्सली भी शामिल है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और पहली खबर का रुख करते हैं। पांच के पंच की पहली खबर ईरान से जुड़ी है। ईरान में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। तेज होते प्रदर्शन और बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने पूरे देश में मार्शल लॉ लगा दिया है। अमेरिका की ओर से ईरान पर हमला करने की बात भी कही जा रही है। इस बीच ईरान में हालात को लेकर भारत भी नजर बनाए हुए है। ईरान में बदतर होते हालात के बीच वहां एयर स्पेस तक बंद करने पड़ रहे हैं। इस बीच भारतीय विमानन कंपनियों एयर इंडिया और इंडिगो ने हवाई यात्रा को लेकर एडवाइजरी जारी की है। उड़ानें वैकल्पिक रूट से जा रही हैं, कुछ फ्लाइट्स कैंसिल की गई हैं। यात्रियों को उड़ान का स्टेटस चेक करने और रीबुकिंग विकल्प देखने को सलाह दी गई है। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने खामेनेई के खिलाफ सैन्य एक्शन को लेकर बड़े संकेत दिए हैं। जर्मनी से लेकर ब्रिटेन और फ्रांस ने ईरान में अयातुल्लाह अली खामेनेई सरकार के तख्ता पलट की भविष्यवाणी कर दी है। दुनिया के तमाम बड़े मुल्कों का ईरान को लेकर रुख यही बताता है कि अगले कुछ घंटों में खामेनेई को लेकर कोई बड़ी खबर आ सकती है। अब सवाल यही है कि क्या ईरान के खिलाफ हमले का ऑर्डर ट्रंप देने वाले हैं? और लगातार दुनिया भर की नजरें फिलहाल ईरान पर बनी हुई है और एमईए ने एडवाइजरी जारी की है भारतीय नागरिकों के लिए। यह एडवाइजरी है कि कोई भी साधन से आप ईरान तुरंत छोड़ दीजिए, ईरान तुरंत छोड़े, कागजात बिल्कुल तैयार रखें और अगर रेस्क्यू ऑपरेशन का ऐसा वक्त आता है तो तुरंत कागजात रहे, ये आपके लिए बेहद जरूरी है। एमईए ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है ताकि आप एम्बेसी से संपर्क में रह सके। प्रदर्शन वाली जगहों से बचने की सलाह दी गई है। तेहरान समेत उन इलाकों में जहां प्रदर्शन हो रहे हैं वहां से बचने की सलाह दी गई है। छात्र, तीर्थयात्री, कारोबारी और पर्यटक सभी प्रभावित हैं। शिया मुल्क है, यहां पर शिया धर्म को मानने वाले शिया धर्म के अनुयायी जो है यहां जाते रहते हैं और उन लोगों के लिए भी खास सलाह दी गई है। पासपोर्ट और पहचान दस्तावेज हमेशा साथ रखने के लिए एमईए ने एडवाइजरी जारी किया ताकि जरूरत पड़ने पर आपको रेस्क्यू किया जा सके। आपात स्थिति में भारतीय दूतावास से संपर्क करें और दूतावास के बताए गए नियमों का पालन करें। और देखिए नंबर भी जारी कर दिया गया है। ये वो 4 संपर्क नंबर हैं जो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जरूरत पड़े तो आप इन्हीं नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। और देखिए ये दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं, एरोस्पेस की ये तस्वीरें हैं। दुनिया भर की तमाम जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं ईरान के एरोस्पेस का इस्तेमाल नहीं कर रही हैं। और चलिए चर्चा करने के लिए हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने जी जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। डॉक्टर ब्रह्मदीप जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि ईरान के हालात क्या और जल्दी बदलने वाले हैं? क्या कुछ सच में होने वाला है या बस अभी ईरान को डराया जा रहा है? जी देखिए, इससे बेहतर तो मौका कोई हो ही नहीं सकता। यदि आपको खामने को सत्ता से हटाना है तो एक अवसर दे दिया ईरान ने। और ईरान में दबाव का ही असर है कि जो फांसी दी जाने वाली थी सुल्तान को, उसको टाल दी गई है, स्पष्ट है। और जबकि ईरान के विदेश मंत्री ने घोषणा भी की है, तो ऐसा नहीं है कि ईरान को आप दबाव में ला नहीं सकते। ईरान बहुत दबाव में। खबरें तो ये भी आ रही है कि ईरान की जो रिवोल्यूशनरी गार्ड है उन्होंने
अपने लोगों पर कार्रवाई करने से मना कर दिया। तो ये बहुत अभूतपूर्व है, क्योंकि धर्मगुरु के विश्वास में की पूरी फौज रहती है। तो ऐसे में जो इराक में जो शिया मिलिशिया है, वो उनको अब ईरान बुलाना पड़ा है। तो कुल मिलाकर अब ईरान में जो शियाओं का प्रतिरोध है इस कदर बढ़ गया है कि खामनेई ज्यादा दिनों तक रुक नहीं सकते। और आप देखिएगा कि आप मिस्र का ले लें, ट्यूनेशिया को ले लें, इवन जो आप सीरिया को भी ले लें, जब ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा मजबूत है तब उनको सत्ता से हटना पड़ा था। तो अभी बहुत दबाव में है खामनेई, ईरान बहुत दबाव में है। जो एशिया प्रशांत से होकर वहां के जहाज आगे बढ़ रहे हैं, ईरान की ओर बढ़ रहे हैं। जो आप खाड़ी देशों में जो भी सैन्य अड्डे हैं, बहरीन में अड्डा है, ओमान में अड्डा है, बिल्कुल तमाम अड्डे जो है वो सक्रिय हैं। देखना होगा क्या कुछ कार्रवाई होती है। सर माफी चाहूंगा, समय का अभाव है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ब्रह्मदीप अलू ने हमारे साथ चर्चा करने के लिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर कोलकाता से। कोलकाता में 8 जनवरी को आईपैक रीड मामले में ईडी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सीएम ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार से 2 हफ्तों के भीतर जवाब मांगा और कहा कि केंद्रीय एजेंसी के आरोप गंभीर है। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस वेपुल पंचोली की बेंच ने कहा कि सरकार ईडी के काम में दखल न डाले, एजेंसी को अपना काम करने दे। कोर्ट ने 3 फरवरी को अगली सुनवाई तक ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर भी रोक लगा दी है। ईडी ने 8 जनवरी को तृणमूल कांग्रेस के आईटी हेड और पॉलिटिकल कंसल्टेंट फर्म आईपैक डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर और कंपनी से जुड़े ठिकानों पर छापा मारा था। जांच एजेंसी का आरोप है कि इस दौरान सीएम ममता वहां बंगाल पुलिस के अफसरों के साथ पहुंची और अपने साथ सबूत लेकर चली गई। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि रेड के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां पहुंची और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और दस्तावेज अपने साथ ले गई। ममता के साथ बंगाल डीजीपी भी पुलिस टीम के साथ पहुंचे थे। पुलिस ने ईडी की कार्रवाई को लेकर यहां पर सवाल उठाए। तो आईपैक पर ईडी के रेड का यह पूरा मामला है जिस पूरे मामले में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा ये कहा है कि सरकारी एजेंसियों की जांच में राज्य सरकार दखल ना दे। ममता बनर्जी पर छापे की कार्रवाई में बाधा डालने के आरोप लगा और ईडी इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची। और छतरपुर जिले के बड़ा बलहारा में आयोजित हिंदू सम्मेलन में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बड़ा बयान दिया। आरएसएस के शताब्दी वर्ष पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने संघ की सराहना करते हुए कहा कि अगर भारत में आरएसएस नहीं होता तो आज हिंदू नहीं बचा होता। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों का जिक्र करते हुए बाबा बागेश्वर ने चेतावनी दी कि यदि हिंदू आज एकजुट नहीं हुए तो आने वाले समय में यहां भी बांग्लादेश जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। उन्होंने सनातनियों से जातिवाद छोड़कर एक होने का आह्वान किया। इस सम्मेलन में हजारों की संख्या में श्रद्धालु और हिंदू संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। समाज जब तक अलग अलग रहेगा तब तक केवल एक जाति कहलाएगी। ये बर्मा है, ये शर्मा है, ये बड़े हैं, ये छोटे हैं, ये फलाने हैं, ये ठिकाने हैं। जब हिंदू समाज एकजुट हो जाएगा तो भारत हिंदू राष्ट्र है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। प्रदेश के बड़े नेताओं का भी दिल्ली दौरा शुरू हो गया है। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव और पूर्व मंत्री उमेश पटेल अभी दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। सिंहदेव ने बुधवार को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। दोनों के बीच आगामी विधानसभा चुनाव समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। वहीं पूर्व मंत्री और विधायक उमेश पटेल भी दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। पटेल कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मेल मुलाकात कर रहे हैं। खबर भोपाल से है जहां गौमांस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। स्लॉटर हाउस से जुड़ी नोटशीट सामने आने के बाद विवाद बढ़ गया है। जानकारी के मुताबिक पूर्व महापौर आलोक शर्मा और कृष्णा गौर स्लॉटर हाउस को अनुमति नहीं दी थी क्योंकि दोनों ही पूर्व महापौर स्लॉटर हाउस खोले जाने के पक्ष में नहीं थे। वहीं अगस्त 2022 में महापौर बनते ही मालती राय ने स्लॉटर हाउस निर्माण की मंजूरी दे दी। अहम बात यह है कि स्लॉटर हाउस के निर्माण के लिए 2 बार समय बढ़ाया भी गया था। यहां यह भी जान लीजिए कि नगर निगम ने
स्लॉटर हाउस के साथ 20 साल का एग्रीमेंट भी किया था। कुल मिलाकर अब महापौर मालती राय की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। साथ ही पूर्व निगम आयुक्त वीके कौशलानी, अधीक्षण यंत्री उदित गर्ग, कार्यपालन यंत्री आरके त्रिवेदी की भूमिका भी संदिग्ध मानी जा रही है। तो मालती राय ने स्लॉटर हाउस में जिस तरीके से रुचि दिखाई उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने अनुमति दे दी और 20 साल का करार हो गया। स्लॉटर हाउस से जुड़ी नोटशीट्स के सामने आने से विवाद बढ़ गया है। 2 पूर्व महापौर ने स्लॉटर हाउस को मंजूरी नहीं दी, लेकिन इसके बाद से मालती राय ने स्लॉटर हाउस को अनुमति दे दी, जिसके बाद से अब ये पूरा मामला खुलकर सामने आया है। स्लॉटर हाउस से जुड़ी नोटशीट के बाद से विवाद बढ़ा। लोग अब प्रदर्शन करने जा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके पहले 2 पूर्व महापौरों ने इसे अनुमति नहीं दी थी। और फिलहाल मेरे साथ 5 के पंच में आज के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की खबरें जारी है। आप देखते रहिए आई न्यूज़ 24/7। धन्यवाद।